स्टूडेंट्स, आज हम लोग 11th स्टैंडर्ड का जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री उसको पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इस चैप्टर में सबसे पहले हमें पढ़ना है कि जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी थी उसके बाद में बर्जीलियस हाइपोथेसिस आई और उसके बाद में आई एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। तो वहाँ तक हम किस तरीके से पहुंचे। तो एक सिंपल सी रिएक्शन से मैं स्टार्ट करता हूँ। वो रिएक्शन है H2 गैस प्लस Cl2 गैस गिव 2HCl गैस। तो एक सिंपल सी रिएक्शन हो गई, H2 प्लस Cl2 गिव 2HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। अब इसमें हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से समझते हैं। तो फर्स्ट हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो स्टूडेंट्स, डाल्टन ने क्या कहा था, दैट द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर इज नोन एज एटम। किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट क्या होगा, एटम, जो नेचर में एग्जिस्ट करता है। एटम का मतलब होता है अनडिस्ट्रक्टेबल, डेट मीन्स वो पार्ट जिसे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, नेचर में हाइड्रोजन गैस एग्जिस्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ H2 एंड हियर व्हाट इज H2, इट इज वन एटम ऑफ हाइड्रोजन। इसे क्या कहते हैं, वन एटम ऑफ हाइड्रोजन अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। क्या लिखेंगे, इट इज वन एटम ऑफ हाइड्रोजन विच इज अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। क्लोरीन पे बात करें तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, नेचर में क्लोरीन गैस एग्जिस्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ Cl2, देयरफॉर द Cl2 इज वन एटम ऑफ क्लोरीन, इट इज वन एटम ऑफ क्लोरीन। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में आगे उसने कहा था दैट द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म कंपाउंड्स। यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड क्या है, इट इज अ कंपाउंड। अब अकॉर्डिंग टू डाल्टन थ्योरी, वन एटम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विद वन एटम ऑफ क्लोरीन टू गिव टू कंपाउंड एटम्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। तो यहाँ लिखेंगे टू कंपाउंड एटम्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। ओके, ये थी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, दैट द सिंपलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर इज नोन एज एटम विच इज अनडिस्ट्रक्टेबल। इन अ केमिकल रिएक्शन, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म कंपाउंड्स। ओके, अब इन पे आगे जाते हैं। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बाद में एक बर्जीलियस नाम का साइंटिस्ट था जिसने अपनी हाइपोथेसिस दी थी। उसके पहले बर्जीलियस हाइपोथेसिस जिस लॉ के ऊपर बेस्ड थी वो था गे-लुसेक लॉ। उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ चेक करें तो अकॉर्डिंग टू गे-लुसेक लॉ, गे-लुसेक ने क्या कहा था, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गैसियस रिएक्टेंट एंड गैसियस प्रोडक्ट आर ऑलवेज इन अ सिंपल इंटीग्रल रेशियो। ये इंटीग्रल रेशियो कहां से आता है, इन कोफिशिएंट से, जो हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स के पहले लिखा है। H2 गैसेस स्टेट में, Cl2 गैसेस स्टेट में और HCl भी गैसेस स्टेट में। तो अकॉर्डिंग टू गे-लुसेक लॉ, वन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विद वन वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन टू गिव टू वॉल्यूम ऑफ HCl। तो इसका वॉल्यूम रेशियो क्या होगा, वन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विद वन वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन टू गिव टू वॉल्यूम्स ऑफ HCl। ये था गे-लुसेक लॉ। तो देखो यहाँ रेशियो कितना आया, 1:1:2, एक इंटीग्रल रेशियो आ गया। अब बर्जीलियस ने क्या कहा था, बर्जीलियस ने गे-लुसेक लॉ और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को मर्ज कर दिया था। उसने कहा एट अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। आप यहाँ देख सकते हैं, वन वॉल्यूम वन एटम, वन वॉल्यूम वन एटम। तो अकॉर्डिंग टू बर्जीलियस हाइपोथेसिस, एट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। तो
अकॉर्डिंग टू बर्जीलियस हाइपोथेसिस इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। यहां लिख देते हैं गैसेस हैव इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। यह हुआ बर्जीलियस हाइपोथेसिस। तो बर्जीलियस ओवरऑल डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को फेवर कर रहा था। अब ये चेक करते हैं कि ये जो थ्योरी दे रखी है बर्जीलियस ने और डाल्टन ने वो गलत कैसे होती है। तो हम गेल-ल्यूसेक लॉ की तरफ बढ़ते हैं। 1 वॉल्यूम ऑफ H2 कंबाइंड विद 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन टू गिव 2 वॉल्यूम ऑफ HCl। अब अगर हमें HCl का केवल 1 वॉल्यूम बनाना होगा तो H2O Cl2 का वॉल्यूम कितना काम आएगा? इफ वी रिक्वायर 1 वॉल्यूम ऑफ HCl तो इंटीग्रल रेशियो के अकॉर्डिंग इसका वॉल्यूम कितना आएगा? हाफ, और इसका भी कितना आएगा? हाफ। वी रिक्वायर हाफ वॉल्यूम ऑफ H2 एंड हाफ वॉल्यूम ऑफ Cl2। बहुत आसान है। अब भी रेशियो कितना आ रहा है इसका? 1:1:2 का रेशियो। तो अकॉर्डिंग टू गेल-ल्यूसेक लॉ ये बिल्कुल सही है। अब ये चेक करते हैं। देखिए 1 वॉल्यूम इक्वल टू 1 एटम, 2 वॉल्यूम इक्वल टू 2 एटम, देन हाफ वॉल्यूम मस्ट बी इक्वल टू हाफ एटम। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम गेल-ल्यूसेक लॉ को बिल्कुल सही माने, बर्जीलियस हाइपोथेसिस को सही माने, तो यहाँ तो एटम डिस्ट्रक्टेबल हो गया, जबकि डाल्टन ने क्या कहा था? एटम का डिवीजन नहीं होता। तो जो बर्जीलियस की हाइपोथेसिस है वो एक्चुअली डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की फाइनली उसके अगेंस्ट चली गई। अब गलती फाइनली किसके अंदर थी? गेल-ल्यूसेक लॉ में नहीं थी, गलती कहाँ थी? डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में। इस थ्योरी को करेक्ट कैसे किया गया? एक नेक्स्ट साइंटिस्ट था जिसका नाम था एवोगैड्रो। एवोगैड्रो ने कहा दैट द एलिमेंट एग्जिस्ट इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ एटॉमिक एसोसिएशंस। दीज एटॉमिक एसोसिएशंस आर नोन एज मॉलिक्यूल्स। दैट मॉलिक्यूल्स कैन बी डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, पॉली एटॉमिक एक्सेट्रा। ठीक है, जैसे अगर हम एवोगैड्रो की हाइपोथेसिस पे यहाँ लगाएं तो हाइड्रोजन जो है H2, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम है जो कंबाइन होके एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बना रहे हैं H2। उसी तरीके से यहाँ 2 क्लोरीन एटम कंबाइन होके बना रहे हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल Cl2। तो एवोगैड्रो ने क्या कहा? दैट द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट कंबाइन विच ईच अदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स विच कैन बी आइदर डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक और पॉली एटॉमिक इन नेचर। आगे जाके उसने कहा एक केमिकल रिएक्शन में एक्चुअली मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं और ये मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करते हुए डिसोसिएट हो जाते हैं। डिसोसिएट होकर इनके जो एटम्स आए हैं वो आपस में रीअरेंज होते हैं। और यही बात पहले डाल्टन ने भी कही थी। डाल्टन ने भी यही कहा था कि केमिकल रिएक्शन में एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन रीअरेंज टू फॉर्म कंपाउंड्स। तो सेम बात एवोगैड्रो ने प्रूव कर दी कि हाँ, रिएक्शन में मॉलिक्यूल डिसोसिएट होता है, एटम्स क्रिएट होते हैं। एटम जो क्रिएट हुए हैं वो फिर से आपस में कंबाइन होते हैं और एक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। बट बेचारे एवोगैड्रो की बात को 20 से 25 साल तक किसी ने नहीं माना था। डाल्टन एक फिलोसोफर था, वो साइंटिस्ट नहीं था, बट एवोगैड्रो एक साइंटिस्ट था। डाल्टन की बात हर किसी ने मानी पर एवोगैड्रो की बात किसी ने नहीं मानी। इस थ्योरी के, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बाद एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस आई। एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस के 20 से 25 साल बाद एवोगैड्रो की डेथ हो चुकी थी, जब तक इसकी बात को कोई भी रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा था। काफ़ी सालों बाद, एवोगैड्रो की डेथ के 2 से 3 सालों बाद एक कॉन्फ्रेंस हुई। उस कॉन्फ्रेंस में कैनिज़ारो नाम के एक साइंटिस्ट ने यह प्रपोज किया कि जो भी एवोगैड्रो ने कहा था वो केमिकल रिएक्शन के लिए बिल्कुल करेक्ट है और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इस प्रेजेंट टाइम में केमिकल रिएक्शंस पे वैलिड नहीं है। मगर जब तक एवोगैड्रो तो मर चुका था, तो एवोगैड्रो को ट्रिब्यूट देने के लिए एक नंबर असाइन किया गया, उसका नाम था एवोगैड्रो नंबर। तो देखिए एवोगैड्रो नंबर क्या होता है। एवोगैड्रो नंबर था Na is equals to 6.022 multiply 10 to power 23 particles। और साथ में एक कंसेप्ट बना गया 1 मोल का। व्हाट इज 1 मोल? 1 मोल इज इक्वल्स टू Na पार्टिकल्स। अगर हम किसी के भी 1 मोल को डिफाइन करें, हेंस द 1 मोल इज इक्वल्स टू Na नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब 1 मोल की एक और डेफिनेशन क्या होती है? 1 मोल
is equals to number of hydrogen atoms in 1 gram of H2 गैस। ये 1 मोल की एक और डेफिनेशन दी गई। तो स्टूडेंट्स अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि एक पर्टिकुलर सिंपल सी केमिकल रिएक्शन H2 + Cl2 ट्वाइस HCl के लिए भी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी गलत हो गई थी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पर ही बेस्ड थी बर्जीलियस हाइपोथेसिस, वो भी गलत हो गई थी। बट गेल-लुसेक लॉ ऑफ वॉल्यूम कॉम्बिनेशन कभी गलत नहीं होता है। उस तरीके से जो एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस है वो भी गलत नहीं होती। तो यहाँ पे हम एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो one molecule of H2 react with 1 molecule of chlorine to give 2 molecules of HCl। तो मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो सकता है, तो अगर हम इसका 1 मॉलिक्यूल बनाएंगे तो इसका कितना हो जाएगा, हाफ और हाफ। अब आप नोट करें ये जो मॉलिक्यूल्स के नंबर का वेरिएशन है, ये वेरिएशन गेल-लुसेक लॉ के अकॉर्डिंग आ रहा है। तो आगे एवोगैड्रो ने अपना एक लॉ दिया दैट एट अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नॉट एटम्स। बर्जीलियस हाइपोथेसिस क्या थी, दैट एट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस क्या थी, एट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, एवोगैड्रो के बाद किसी ने नहीं मानी। काफ़ी सालों बाद एवोगैड्रो के डेथ के बाद में एक नंबर जो था उसको ट्रिब्यूट दे दिया गया जिसका नाम था एवोगैड्रो नंबर। वैल्यू थी 6.022 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 23। स्टूडेंट्स अभी हमने देखा एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस क्या थी। अब हम पढ़ते हैं कैलकुलेशन ऑफ मोल्स बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ मोल्स बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो देखिए अभी हमने क्या पढ़ा, 1 मोल इज इक्वल्स टू एनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स वेयर Na स्टैंड्स फॉर एवोगैड्रो नंबर। 1 मोल इज इक्वल टू Na particles। If we have x मोल, अगर हमारे पास में x मोल सब्सटेंस होता तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने मानते हैं उसके, n पार्टिकल्स। तो रिलेशन क्या बना, डेट x इज इक्वल्स टू कैपिटल N अपॉन Na मोल्स। Hence the molar quantity of any substance is equals to नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन दैट सब्सटेंस डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। इससे क्या निकलती है उसकी मोलर क्वांटिटी x। कुछ बेसिक एग्जांपल चेक करें। फर्स्ट एग्जांपल इसका हमारे पास है 6.022 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स। तो 6.022 मल्टीप्लाई 10 टू इलेक्ट्रॉन्स है, इसकी मोलर क्वांटिटी कितनी आएगी। तो देखिए x, यहाँ पे कैपिटल N की वैल्यू कितनी है, 6.022 मल्टीप्लाई 10 टू 23 Na के बराबर। तो N अपॉन Na इज इक्वल्स टू 1। तो कितना हुआ, इट विल बी इक्वल टू 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, दैट चार्ज ऑफ वन मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय Na, इट इज इक्वल टू 1 फैराडे। ये वैल्यू होती है 1 फैराडे की। और स्टूडेंट्स 1 फैराडे कितना होता है, 96500 कूलम, 96500 कूलम। तो चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज नोन एज 1 फैराडे। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़े। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 2, 6.022 मल्टीप्लाई
10⁻21 O3 मॉलिक्यूल्स। तो इतने ओजोन मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें हमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालने। तो आप चेक करें, एक ओजोन मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ऑक्सीजन एटम्स का नंबर कितना हो जाएगा? 3 × 6.022 × 10⁻21, इनका नंबर हुआ। अब हम पूछे व्हाट इज द मोलर क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, मोलर क्वांटिटी हो जाएगी 3 × 6.022 × 10⁻21 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर Na, जिसकी वैल्यू है 6.22 × 10⁻23। तो कितना हुआ? 6.22 कैंसिल, 10⁻21 इट इज 23, इट विल बी इक्वल टू 3 × 10⁻−2 मोल्स। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़े। एग्जाम्पल 3। तो देखिए, आप लोगों को पता होगा कि हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर एक सेल्स होती है रेड ब्लड कॉर्पसेस। रेड ब्लड कॉर्पसेस में एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। लेट मी हीमोग्लोबिन को रिप्रेजेंट करूं HB से। हियर द HB रिप्रेजेंट हीमोग्लोबिन। अब हमें ये पता है कि हीमोग्लोबिन के एक मॉलिक्यूल में 4 आयन एटम होते हैं। तो लिख सकते हैं 1 मॉलिक्यूल of hemoglobin contain 4 Fe atoms. 1 molecule of hemoglobin contain 4 Fe atoms. अब हमें एक क्वेश्चन में दे रखा है कि Fe atoms का नंबर कितना है ब्लड सैंपल के अंदर, उससे हमें कैलकुलेट करना है मोल्स ऑफ हीमोग्लोबिन। तो if number of Fe atoms in a blood sample, एक ब्लड सैंपल में नंबर ऑफ Fe एटम्स है, उसकी वैल्यू है Na डिवाइड बाय 100। तो हमें निकालना है मोल्स ऑफ हीमोग्लोबिन। तो नंबर ऑफ Fe एटम्स हो गए n डिवाइड बाय 100। यहाँ से चेक करें, एक मॉलिक्यूल के अंदर 4 आयरन एटम्स है, डेट मीन्स द नंबर ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स इज 1/4 ऑफ नंबर ऑफ आयरन एटम्स। आयरन एटम्स का नंबर इतना है, तो हीमोग्लोबिन का नंबर कितना होगा? नंबर ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स, ये इसका 1/4 हो जाएगा, तो इसकी 1/4 वैल्यू कितनी होगी? Na डिवाइड बाय 400। अब हमसे पूछे इसकी मोलर क्वांटिटी कितनी है, तो मोल्स ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के मोल्स कितने हो गए? Na डिवाइड बाय 400, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए, उसको डिवाइड करेंगे Na से, तो हो जाएगा 1/400 मोल्स। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ बेसिक एग्जांपल्स थे जिससे हमने ये समझा हाउ टू कैलकुलेट मोलर क्वांटिटी बाय यूजिंग नंबर ऑफ पार्टिकल। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स को यूज करते हुए सब्सटेंस की मोलर कैलकुलेशन की थी कि उसके मोलर क्वांटिटी कितनी आएगी। अब हम लोग पढ़ेंगे आइडियल गैस इक्वेशन और गैस के वॉल्यूम से निकालेंगे कि उस गैस की मोलर क्वांटिटी कितनी आ रही है। तो अब स्टार्ट करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स, आइडियल गैसेस क्या होती है? आइडियल गैसेस एक तरीके का हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है जिसमें ये माना जाता है कि जो गैस मॉलिक्यूल्स है उनमें ना तो कोई अट्रैक्शन हो रहा है और ना ही उनमें कोई रिपल्शन हो रहा है। तो इस कंडीशन में ये माना जाता है दैट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल ओवर द वॉल ऑफ द कंटेनर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर V विल बी इक्वल टू N मोलर क्वांटिटी ऑफ द गैस R इंटू T, वे T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस। फिर से रिपीट करते हैं दैट फॉर आइडियल गैसेस P इंटू V इज इक्वल्स टू NRT। इसे कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, जहाँ पे व्हाट इज P? P इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स ओवर वॉल ऑफ द कंटेनर।
लेट हमने एज्यूम किया कि एक कंटेनर है और एक गैस मॉलिक्यूल्स है। तो गैस मॉलिक्यूल्स जब कंटेनर की वॉल से स्ट्राइक करेंगे तो इनके कोलिजन के कारण इस पर जो फोर्स पर यूनिट एरिया है वो क्या कहलाता है? प्रेशर। तो व्हाट इज प्रेशर? व्हाट इज प्रेशर? फोर्स exerted by gas molecules per unit area of the wall of the container. Pressure is equals to force per unit area. इस P की यूनिट्स क्या होंगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो एम के यूनिट के अंदर लिख रहे हैं। प्रेशर की और यूनिट्स क्या होती है? एटमॉस्फेयर, एक और यूनिट होती है बार, और यूनिट्स होती है टॉर एंड mm of Hg। अब इनके आपस में इंटर कन्वर्जन पढ़े। 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल्स टू 1.01 बार। तो एटमॉस्फेयर की वैल्यू बार से ज़्यादा होती है। नाउ 1 बार प्रेशर इज इक्वल्स टू 760 mm of Hg। प्रेशर को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसका नाम है बैरोमीटर। तो ये बैरोमेट्रिक प्रेशर है। डेट 1 बार इज इक्वल्स टू 760 mm of Hg। नाउ 1 torr इज इक्वल्स टू 1 mm of Hg। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने ये पढ़ा डेट व्हाट इज P? P इज द प्रेशर exerted by gas molecules over the wall of the container. Okay, now what is V? V is the volume of the container. वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। अब यहाँ बात देखिए, ये इक्वेशन तो हमने गैस के लिए लगाई है, जबकि यहाँ वॉल्यूम क्या कहा जा रहा है? वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। क्योंकि इसका लॉजिक क्या है? आइडियल गैसेस की केस में ये माना जाता है डेट दीज गैस मॉलिक्यूल्स आर टाइनी हार्ड स्फेरिकल बॉल्स ऑफ नेग्लिजिबल वॉल्यूम। इसका मतलब एक कंटेनर के टोटल वॉल्यूम V में इनका जो वॉल्यूम गैस मॉलिक्यूल्स ने खुद ने जो ऑक्यूपाई कर रखा है वो कितना है? V डैश, जो V कैपिटल V के सामने नेग्लिजिबल है। हेंस इस कंटेनर का जो टोटल वॉल्यूम है ये एक्चुअली क्या है? वो वॉल्यूम जो गैस ने ऑक्यूपाई कर लिया, गैस मॉलिक्यूल जिसके अंदर फ्रीली मूव कर रहा है। द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर फ्रीली available for gas molecules, जहाँ गैस मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव कर सकते हैं। वॉल्यूम की यूनिट्स क्या क्या होंगी? वॉल्यूम को हम लीटर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वॉल्यूम को हम मीटर क्यूब में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वॉल्यूम को हम सेंटीमीटर क्यूब में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वॉल्यूम को मिलीलीटर में, वॉल्यूम को डेसीमीटर क्यूब में, एक्सेट्रा डिफरेंट यूनिट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इंटर कन्वर्जन पढ़े इनका। 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब। 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। इट इज इक्वल्स टू 10 टू पावर -3 मीटर क्यूब। इट इज इक्वल्स टू 10 टू पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब एंड इज इक्वल्स टू 10 टू पावर 3 ml। 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 10 टू पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम। तो हमने पढ़ा V विच इज द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर फ्रीली अवेलेबल फॉर द गैस मॉलिक्यूल्स। अब पढ़ते हैं व्हाट इज स्मॉल n? द स्मॉल n इज द मोलर क्वांटिटी ऑफ द गैस enclosed inside the container. What is small n? Of the gas inside container. N हो गया गैस की मोलर क्वांटिटी। अब बढ़ते हैं व्हाट इज T? T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स ऑफ केल्विन। T is absolute temperature
of the gas expressed in Kelvin. अब पढ़ते हैं व्हाट इज R, जो यहाँ पे कांस्टेंट बना रखा है R, इसे बोला जाता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. इट इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. इस यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? R इज इक्वल्स टू 0.0821. R इज इक्वल्स टू 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल केल्विन. R की एक और वैल्यू होती है 8.314 जूल पर मोल केल्विन. तो आप देख सकते हैं एटमॉस्फेयर इनटू लीटर को हमने आखिर एक नंबर से मल्टीप्लाई किया है, जिससे इसका कन्वर्जन जूल में हुआ है, क्योंकि डिनोमिनेटर में यूनिट्स सेम. तो इनका कन्वर्जन क्या है? डेट 1 एटमॉस्फेयर इनटू लीटर इज इक्वल्स टू 101.3 जूल्स. तो स्टूडेंट्स, यहाँ तो हमने चेक किया व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन. PV इज इक्वल्स टू nRT. Hence, where P is pressure of the gas molecules, V is the volume of the container or volume occupied by gas, T absolute temperature of the gas, small n molar quantity of the gas, and R it is a universal gas constant. अब इस इक्वेशन को यूज करेंगे और आगे दो कंडीशंस हम पढ़ेंगे. नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर दैट इज NTP, और नेक्स्ट कंडीशन पढ़ेंगे STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. और इन कंडीशंस में गैस के वॉल्यूम अगर दिया जाए तो उसकी मोलर क्वांटिटी हम किस तरीके से निकालते हैं. ओके, आइडियल गैस इक्वेशन के बाद नेक्स्ट टॉपिक है NTP दैट इज नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, एंड STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. NTP it is normal temperature and pressure, and STP that is standard temperature and pressure. अब कहें NTP का मतलब क्या होता है? जब टेम्परेचर की वैल्यू हो 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस कितना होगा? 273.15 केल्विन. ठीक है, आप इसे सिंप्लिसिटी के लिए 273 केल्विन भी यूज कर सकते हैं. और प्रेशर P, प्रेशर की वैल्यू होगी 1 एटमॉस्फेयर. STP का मतलब क्या होता है? जब टेम्परेचर की वैल्यू है सेम 0 डिग्री सेल्सियस और 273.15 केल्विन, और जब प्रेशर की वैल्यू कितनी हो 1 बार. अब देखिए 1 atm कितना होता है? 1.013 बार. इसको हमें याद रखना पड़ेगा ताकि पता सके कि NTP और STP में आखिर डिफरेंस क्या है. तो देखिए, फॉर 1 मोल आइडियल गैस, अगर हम यूज करें आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल्स टू nRT, n की वैल्यू कितनी है 1, प्रेशर हमें पता है कितना 1 एटमॉस्फेयर, और टेम्परेचर कितना है 273.15 केल्विन. तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? V इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई 0.0821 मल्टीप्लाई 273 डिवाइडेड बाय 1 इन टर्म्स ऑफ बार. ये वैल्यू आती है 22.4 लीटर्स. तो अगर हमसे पूछे व्हाट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एट NTP, इट विल बी इक्वल टू 22.4 लीटर्स. अब देखिए 1 mole of gas is equals to 22.4 liters. Then if we assume x mole of the gas or small n mole of the gas, then that volume will be equal to V liters. तो लिख सकते हैं यहाँ पे moles of the gas is equals to volume occupied by the gas
in liters divided by 22.4. Molar quantity of the gas is equals to volume occupied by the gas in liters or decimeter cube divided by 22.4, or it is equals to volume occupied by the gas in milliliters divided by 22400. ओके, तो इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हम गैस की मोलर क्वांटिटी निकाल सकते हैं एट एनटीपी। अब देखते हैं एसटीपी पर। फॉर 1 मोल आइडियल गैस, 1 मोल आइडियल गैस के लिए क्या हो जाएगा? पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, एन की वैल्यू हम लगाते हैं यहाँ पे 1, तो वी की वैल्यू हो जाएगी 0.0821 मल्टीप्लाई 273 डिवाइडेड बाय 1 बार प्रेशर। हमें पता है बार की वैल्यू 1 बार की वैल्यू 1 एटमॉस्फेयर से कम होती है, तो इस कैलकुलेशन को यहाँ देखें तो V की वैल्यू आती है 22.7 लीटर्स। तो अगर हम स्ट्रिक्टली देखें तो एनटीपी और एसटीपी पर 1 मोल गैस जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है उसकी वैल्यूज में डिफरेंस है। 22.4 लीटर्स है एनटीपी पर और एसटीपी पर है 22.7। बट सिंप्लिसिटी के लिए हम जनरली एनटीपी और एसटीपी कंडीशंस को सेम मानते हैं कॉम्पिटिशन्स में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और आईआईटी जेई ये मानता है कि एनटीपी और एसटीपी सेम कंडीशंस हैं एंड 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस ऑक्यूपाइड 22.4 लीटर्स एट एनटीपी और एट एसटीपी। तो सिंप्लिसिटी के लिए हमारे लिए दोनों ही क्या है? सेम। तो हम क्या यूज करेंगे? डेट मोलर क्वांटिटी ऑफ गैस इज इक्वल्स टू वी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस आइदर एट एनटीपी और एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 इन टर्म्स ऑफ लीटर्स। ओके, तो हमेशा हमें ये फॉर्मूला यूज करना है गैस की मोलर क्वांटिटी को निकालने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम आइडियल गैस बेस्ड मोल कंसेप्ट में यूज होने वाले कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स का डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन है which of following have maximum number of particles? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है 11.2 लीटर्स ऑफ N2 एट STP। तो देखिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स किस तरीके से निकालेंगे, जिसकी मोलर क्वांटिटी हाईएस्ट होगी उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी हाईएस्ट होंगे। तो अब यहाँ पे मैं 4 अलग अलग ऑप्शंस लिखूंगा, उसमें जो स्पीसीज है गैस है स्पीसीज उनके वॉल्यूम दे रखे हैं, आपको उनके वॉल्यूम को उस पर्टिकुलर कंडीशन में आइदर 22.4 और 224400 से डिवाइड करना है और ये पता लगाना है कि किसकी मोलर क्वांटिटी हाईएस्ट है। फर्स्ट है 11.2 लीटर्स ऑफ नाइट्रोजन गैस, सेकेंड है 22.4 डेसीमीटर क्यूब ऑफ आर्गन एट एसटीपी। थर्ड ऑप्शन है 5600 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ओजोन एट एसटीपी। फोर्थ ऑप्शन है 2240 ml ऑफ CO2 एट STP। तो हमें चेक करना है कि इन गैसेस की मोलर क्वांटिटी क्या है। तो देखिए आप यहाँ पर 11.2 लीटर्स ऑफ N2, इसकी मोलर क्वांटिटी निकालें तो मोल्स ऑफ N2 कितना आएगा? 11.2 डिवाइडेड बाय 22.4, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? Na एवोगैड्रो नंबर डिवाइड बाय 2, हाफ मोल। सेकेंड 22.4 डेसीमीटर क्यूब, 1 decimeter cube is equals to 1 liter, hence the 22.4 decimeter cube of argon at STP is equals to 22.4 liters of argon at STP. Hence moles of argon is equals to 22.4 divided by 22.4 is equals to any number of particles. Next 5600 centimeter cube of ozone, hence moles of ozone. We can clearly see that 5600
centimeter cube must be divided by 22400 centimeter cube. That value is much lower than 1. ये 1 से काफ़ी शॉर्ट वैल्यू आएगी. कितना हो जाएगा? 1/4. नेक्स्ट, मोल्स ऑफ CO2. It is equals to 2240 ml of CO2 divided by 22400 is equals to Na divided by 2. So ये कितना हो गया? Na/4. तो सबसे ज़्यादा मोलर क्वांटिटी किसकी आ रही है? आर्गन. तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? आर्गन. ओके, तो स्टूडेंट्स अब हम आइडियल गैस इक्वेशन PV = nRT को यूज करते हुए कुछ टेम्परेचर की डिफरेंट वैल्यूज पर वॉल्यूम की वैल्यू याद कर लेंगे फॉर कॉरस्पॉन्डिंग टू 1 bar प्रेशर. तो नेक्स्ट है एट T is equals to 0 degree Celsius or 273 and pressure is equals to 1 bar, volume occupied by 1 mole gas, volume occupied by 1 mole gas is equals to 22.4 liters. Similarly, at temperature is equals to 298 Kelvin equal to 25 degrees Celsius and same pressure equal to 1 bar, volume occupied by 1 mole gas is equals to 24.60 liters. Now at temperature equal to 57 degrees Celsius and pressure equal to 1 bar, volume occupied by the gas is equals to 27.1 liters. So what we can observe, if we construct a curve between volume occupied by the gas and temperature in degrees Celsius, then the curve will be a straight line with positive slope and a positive intercept. It will be a positive slope. Let here the temperature is 57 डिग्री सेल्सियस. तो 57 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 27.1. यहाँ पे टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस एंड द वॉल्यूम कॉरस्पॉन्डिंग टू 0 डिग्री सेल्सियस फॉर प्रेशर इक्वल टू 1 bar इज इक्वल्स टू 22.4. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने देखा NTP और STP कंडीशंस को यूज़ करते हुए कैसे गैस की मोलर क्वांटिटी निकालते हैं इफ़ वी नो द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस एट NTP एंड STP कंडीशन. थैंक यू स्टूडेंट्स. अब लोग पढ़ते हैं एटॉमिक मास से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को. तो फर्स्ट है मास ऑफ एन एटम. तो देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप लोगों ने पढ़ रखा है कि एटम के अंदर क्या होती है? न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. न्यूक्लियस के बाहर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में क्या है? नेग्लिजिबल. तो क्या हम ये कह सकते हैं दैट मास ऑफ सिंगल एटम इज इक्वल टू समेशन ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड मास ऑफ न्यूक्लियस. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को कंबाइन क्या बोला जाता है? न्यूक्लियॉन्स. तो क्या लिख सकते हैं दैट मास of an atom is equals to summation of mass of nucleus. And what are nucleons? Nucleons are protons and neutrons. ये हुआ मास ऑफ सिंगल एटम. अब नेक्स्ट टॉपिक है इसमें रिलेटिव एटॉमिक मास. जनरली रिलेटिव एटॉमिक मास को ही बोला जाता है एटॉमिक मास. जो हम टर्म बोलते हैं एटॉमिक मास, वो हम रिलेटिव एटॉमिक मास को ही कहते हैं. व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास? इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ ए सिंगल एटम ऑफ एनी एलिमेंट डिवाइडेड बाय सर्टेन रेफरेंस मास. दैट मीन्स ऊपर मास उसको डिवाइड कर रहे हैं किसी और मास से, तो मास डिवाइड बाय मास क्वांटिटी कैसी होगी? यूनिटलेस. तो ये जो एटॉमिक मास है वो क्वांटिटी कैसी है? यूनिटलेस.
इट इज़ एन यूनिटलेस क्वांटिटी, क्योंकि ये दो मास का रेशियो है, मगर ये वाली क्वांटिटी यूनिटलेस नहीं है। अब चेक करते हैं दैट रिलेटिव एटॉमिक मास RAM इज इक्वल्स टू मास ऑफ सिंगल एटम ऑफ एनी एलिमेंट divided by certain reference mass, divided by certain reference mass। अब ये इंपॉर्टेंट है कि रेफरेंस मास यहाँ पे क्या है। रेफरेंस मास में सबसे पहले माना गया था मास ऑफ सिंगल हाइड्रोजन एटम, क्योंकि हमारे यूनिवर्स का मोस्ट ऑफ द पार्ट हाइड्रोजन से ही कवर होता है। तो रेफरेंस मास का जो फर्स्ट चॉइस था, जो फर्स्ट चॉइस था वो कौन सा था? मास ऑफ सिंगल हाइड्रोजन एटम। अब देखिए, एक हाइड्रोजन एटम का मास निकालते हैं, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालते हैं। अभी हमने मोल कंसेप्ट में क्या पढ़ा था? डेट 1 मोल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 1 ग्राम ऑफ H2 गैस। हमने क्या पढ़ा था? डेट 1 मोल is numerically equal to number of hydrogen atoms in 1 gram H2 gas। That means एक मोल हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है? 1 ग्राम। That means 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स, इनका मास कितना आएगा? 1 ग्राम। एक मोल हाइड्रोजन एटम का मतलब कितना हुआ? यहां पर Na इंटू मास ऑफ सिंगल हाइड्रोजन एटम, इट इज इक्वल टू 1 ग्राम। तो मास ऑफ सिंगल हाइड्रोजन एटम कितना आया? 1 डिवाइडेड बाय Na। यहां पे Na क्या है? एवोगैड्रो नंबर। ये कितना हो जाता है? 1.66 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -24 ग्राम्स। इसको बोला जाता है 1 AMU। 1 AMU स्टैंड्स फॉर एटॉमिक मास यूनिट। द 1 AMU स्टैंड्स फॉर एटॉमिक मास यूनिट। हैंस व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट? मास ऑफ सिंगल हाइड्रोजन एटम और 1 अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो हम कह सकते हैं डेट द एवोगैड्रो नंबर एंड द AMU आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है? 1। ओके, डेट मीन्स ये जो रेफरेंस मास है ये क्या होगा? 1 AMU। तो इससे हमारा क्या बन जाएगा? डेट मास ऑफ 1 एटम ऑफ एनी एलिमेंट इज इक्वल्स टू रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय AMU। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ AMU। तो अभी आपको बताया था कि मास ऑफ सिंगल एटम यूनिटलेस क्वांटिटी नहीं है, और हमें पता है AMU की यूनिट होती है आगे जाके, ये ग्राम में भी चेंज हो सकता है, बट रिलेटिव एटॉमिक मास कैसा होता है? यूनिटलेस क्वांटिटी। ओके, अब ये जो रेफरेंस मास है इसमें पहला चॉइस था हाइड्रोजन, बट जो करंट चॉइस है वो क्या है? कार्बन। तो जो करंट choice for reference mass, ये क्या है? C12 आइसोटोप, कार्बन 12 आइसोटोप। अब ये बात आती है कि हम हाइड्रोजन से कार्बन की तरफ रेफरेंस मास के जो चॉइस है उसको शिफ्ट क्यों कर रहे हैं? तो इसका देखो कारण क्या है। हाइड्रोजन या कोई और एलिमेंट को जब रेफरेंस मास माना गया था तो हमारे पीरियोडिक टेबल में मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स का रेफरेंस मास होल नंबर में नहीं आ रहा था। कार्बन को यूज करने पर, इसके C12 आइसोटोप को यूज करने पर पीरियोडिक टेबल के मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स का मास कैसा आता है? होल नंबर में। इसलिए कार्बन C12 जो आइसोटोप है इसको यूज किया गया फॉर रेफरेंस मास। अगर कोई और एलिमेंट हम लें जिसको रेफरेंस मास की तरह यूज करने पर मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के जो एटॉमिक मासेज हैं वो एग्जैक्टली होल नंबर के अंदर आ जाए, तो हम इस C12 आइसोटोप को भी बाद में जाके चेंज कर सकते हैं उस एलिमेंट के किसी आइसोटोपिक फॉर्म से। ओके, अब नेक्स्ट है
ये हुआ करंट चॉइस ऑफ रेफरेंस आइसोटोप। नेक्स्ट है ग्राम एटॉमिक मास। तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास? GAM, the gram atomic mass, it is equal to mass of 1 mole of the atoms. Mass of 1 mole atoms. 1 मोल एटम्स का मास कैसे निकालेंगे? मास ऑफ सिंगल एटम मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, ये 1 मोल का मास आ जाएगा। मास ऑफ सिंगल एटम कितना होता है? रिलेटिव एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन AMU मल्टीप्लाई बाय देन एवोगैड्रो नंबर। अभी हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया था? डेट एवोगैड्रो नंबर एंड AMU आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, क्योंकि Na को इस तरफ लाने पर आंसर किस में आता है? 1 में। तो ग्राम एटॉमिक मास क्या बन जाएगा? रिलेटिव एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। तो हम कह सकते हैं डेट द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट is its relative atomic mass expressed in grams। जैसे कोई एक एग्जांपल देखिए, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होगा? तो आपसे पूछे एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का, अगर केवल इतना पूछा है एटॉमिक मास कितना होगा, तो हमें एक्चुअली उसका रिलेटिव एटॉमिक मास बताना है। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होगा? 14। अगर आपसे पूछे मास ऑफ नाइट्रोजन एटम, एक नाइट्रोजन एटम का मास कितना होगा? 14 AMU। 14 AMU। अगर आपसे पूछे इसका ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास कितना आ जाएगा? 14 ग्राम। ओके स्टूडेंट्स? So students, now we'll discuss some basic questions related to atomic mass. First question is, if value of AMU is changed, अगर हम AMU की वैल्यू को चेंज कर दें, if value of AMU is changed from 1/12 of C12 isotope to 1/6, then find change in mass of single atom, change in mass of single atom and gram atomic mass। इन दोनों में क्या चेंज आएगा वो हमें निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मास ऑफ सिंगल एटम, एक सिंगल एटम का मास कितना होता है? रिलेटिव एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय AMU। इट इज रिलेटिव एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ AMU। देखिए हमने AMU की वैल्यू को 1/12 से 1/6 कर दिया। डेट मीन्स हम क्या कर रहे हैं? AMU की वैल्यू को ट्वाइस कर रहे हैं। तो ये कितना हुआ? इट इज रिलेटिव एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय 2 times ऑफ प्रीवियस वैल्यू ऑफ AMU। डेट AMU इज द प्रीवियस वैल्यू ऑफ AMU एंड इट इज द लेटेस्ट वैल्यू ऑफ AMU। ओवरऑल इससे क्या पता लग रहा है कि एक एटम का जो सिंगल एटम का जो मास है वो AMU की वैल्यू को इंक्रीज करने पर क्या हो रहा है? Increase. This implies that M atom becomes twice of its initial value। अब जाते हैं ग्राम एटॉमिक मास में क्या चीज है। तो देखिए अभी हमने क्या पढ़ा था? that gram atomic mass will be equal to relative atomic mass AMU star, that is new value of AMU multiplied by new value of Avogadro number।
अब देखिए एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू क्यों चेंज होगी, क्योंकि हमने पहले क्या डिफाइन किया था, डेट 1 AMU इज इक्वल्स टू 1/Na ग्राम्स। तो इस फॉर्मूले की तरफ जाएं तो अगर AMU चेंज होगा तो Na भी चेंज होगा। कैसे? अगर AMU की वैल्यू इंक्रीज होगी तो Na की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज। तो देखें यहाँ पर अगर AMU की वैल्यू ट्वाइस हो रही है तो Na उसका रेसिप्रोकल नंबर है, वो क्या हो जाएगा, हाफ। दोनों को मल्टीप्लाई करने पर अब भी आंसर कितना रहेगा, 1। तो ये किसके बराबर रहेगा, रिलेटिव एटॉमिक मास, डेट मीन्स अनचेंज्ड। इसकी वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो if the value of AMU change from 1/12 of C12 isotope to 1/6, then find the change in mass of atom and gram atomic mass। तो हमारा आंसर क्या होगा, that mass of atom will become twice or mass of atom will increase and the gram atomic mass of the element will remain unchanged। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। if Na, अगर एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू मानी जाती 5 × 10⁻21 पार्टिकल्स, फाइंड m एटम एंड ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन। कैसे निकालते? Mass of single atom for nitrogen will be equal to its relative atomic mass 14 multiplied by latest value of AMU। हमें AMU की अब लेटेस्ट वैल्यू निकालनी है, तो AMU की लेटेस्ट वैल्यू क्या होगी, AMU is equals to 1/Na in terms of grams। तो देखिए Na की वैल्यू है 5 × 10⁻21, तो AMU कितना हो गया यहाँ पर 2 × 10⁻−22 ग्राम्स। इतना आया हमारे AMU की लेटेस्ट वैल्यू। तो मास ऑफ सिंगल एटम ऑफ नाइट्रोजन वो कितना हुआ 28 × 10⁻−22 ग्राम्स। ये होगा मास ऑफ सिंगल एटम ऑफ नाइट्रोजन। अब निकाले ग्राम एटॉमिक मास। अभी हमने पढ़ा चाहे हम AMU की वैल्यू को चेंज करें चाहे हम एवोगैड्रो की वैल्यू को चेंज करें, किसी की एक की वैल्यू को चेंज करने पर दूसरे की वैल्यू भी चेंज होती है। दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो दोनों एक दूसरे के चेंज को नलिफाई कर देती है। डेट मीन्स द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन विल रिमेन अनचेंज। तो नाइट्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास कितना लिखेंगे यहाँ पर 14 ग्राम्स। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ हमने चेक किया अगर हम AMU को चेंज करते हैं तो क्या क्या चेंज आता है, और अगर हम एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू को चेंज करें तो कौन सी वैल्यूज में चेंज आता है। ओवरऑल एक वैल्यू में चेंज आता है, इट इज द मास ऑफ सिंगल पार्टिकल। सिंगल पार्टिकल अभी तक हमने क्या पढ़ा है, एटम। तो हम मान सकते हैं बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ AMU और एवोगैड्रो नंबर वी कैन ओनली चेंज द वैल्यू ऑफ मास ऑफ सिंगल एटम। रिलेटिव एटॉमिक मास एंड ग्राम एटॉमिc mass remain unaffected। Okay, so students, till now we have discussed what is atomic mass. Now we will discuss what is gram atom, that is G atom। What is gram atom और G atom? G atom क्या होता है? It is the number of atoms present in 1 molar quantity of the element। It is number of atoms present in 1 mole of the element। अब देखिए एक एलिमेंट का 1 मोल है, डेट मीन्स 1 G एटम 1 ग्राम एटम इज इक्वल्स टू 1 मोल atom। 1 gram atom of any element is equals to 1 mole of that element। इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे? As we know 1 G atom
1 ग्राम एटम में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 1 मोल, और 1 मोल का मास कितना होगा? ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल। तो अगर हमारे पास x ग्राम एटम्स हो किसी एलिमेंट के, तो उसका मास कितना हो जाएगा? m ग्राम्स। ओके, तो ग्राम एटॉमिक मास ये हो जाएगा m ग्राम्स। तो x कितना आ जाएगा? m डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट, ये आएंगे मोल्स। ओके, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। वन कार्बन सिग्नेचर, हमने एक लेड पेंसिल ले ली, हाँ, तो उस कार्बन से हमने क्या किया? एक सिग्नेचर किया। 1 कार्बन सिग्नेचर का मास कितना है? 1.2 माइक्रोग्राम्स। एक कार्बन सिग्नेचर का मास आ रहा है 1.2 माइक्रोग्राम्स। ठीक है, फाइंड नंबर ऑफ जी एटम्स ऑफ कार्बन इन 100 सच सिग्नेचर्स। ऐसे 100 सिग्नेचर करने पर जो कार्बन वहां पर जमा हो जाएगा, उसके अंदर टोटल ग्राम एटम्स कितने होंगे कार्बन के? तो कितना आसान है, एक साइन का मास कितना है? 1.2 माइक्रोग्राम्स। तो 100 साइन का मास कितना हो जाएगा? मास इज इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाई 1.2 माइक्रोग्राम। माइक्रोग्राम कितना होता है? 10 टू पावर माइनस 6 ग्राम। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1.2 मल्टीप्लाई माइक्रो होगा 10 टू पावर माइनस 6, और 100 हमने यहाँ पे ले लिया साथ में, तो हो जाएगा 10 टू पावर माइनस 4 ग्राम्स। तो ये आ जाएगा मास ऑफ दैट सिग्नेचर, दैट स्मॉल m इन टर्म्स ऑफ ग्राम। इसके अंदर निकालते हैं ग्राम एटम्स। तो x की वैल्यू, x होगा 1.2 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है? 12 ग्राम्स। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 टू पावर माइनस 5 जी एटम्स। अगर हमसे पूछे इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, तो 1 ग्राम कार्बन एटम 1 जी एटम इज इक्वल्स टू 1 मोल एटम। दैट मीन्स वी हैव 10 टू पावर माइनस 5 मोल्स ऑफ कार्बन एटम। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना होगा? Na मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 5। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसके ऊपर जनरली क्या आता है, हमें कुछ ऑप्शन दे दिए जाते हैं और हमें ये पहचानना होता है कि उन 4 ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन में हाईएस्ट नंबर ऑफ ग्राम एटम्स है। तो वो डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ फॉलोइंग have highest gram atoms? That means which of following option have highest number of moles of that element? Moles of atoms of that element. First, (14 grams of N2). 14 grams of N2. Next, 14 grams of helium. Next option, 22.4 liters of O2 at STP. And fourth option, 1.12 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ओजोन एट STP। तो इन ऑप्शन से हमें पहचानना है कि किस में नंबर ऑफ ग्राम एटम हाईएस्ट होंगे। तो देखिए 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, तो m की वैल्यू कितनी है? 14। उसको 14 से डिवाइड करें तो इसमें g एटम्स कितने आएंगे?
इस ऑप्शन में नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ नाइट्रोजन की वैल्यू कितनी आ रही है 1। इस वाले में चेक करें तो इस वाले में नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, हीलियम का मास कितना होता है 4, 14 डिवाइड बाय 4 वैल्यू कितनी हो जाएगी 3.5 ग्राम एटम्स ऑफ हीलियम। नेक्स्ट 22.4 लीटर्स ऑफ O2 एट STP। तो देखिए 22.4 लीटर्स ऑफ O2 गैस है, तो O2 गैस का 22.4 लीटर STP पे कितना हो जाएगा 1 मोलर क्वांटिटी के बराबर। अभी हमने पढ़ा था NTP और STP वाले कंडीशंस के अंदर। तो 22.4 लीटर्स ऑफ O2 गैस एट STP इट इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ O2 गैस। अब देखिए 1 मोल ऑफ O2 गैस में 2 मोल ऑक्सीजन एटम होंगे, डेट मीन्स G एटम्स कितने आएंगे 2। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इसमें कितने आ रहे हैं 2। नेक्स्ट है 1.12 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ओजोन एट STP। इसमें ग्राम एटम्स हम निकालें, इसकी मोलर क्वांटिटी को देखते हुए अगर ये 11.2 डेसीमीटर क्यूब होता डेट मीन्स 11.2 लीटर्स होता ऑफ ओजोन गैस, तो कितना होता 0.5 मोल्स ऑफ ओजोन गैस। ओजोन का ही 1 मोल क्वांटिटी 3 मोल ऑक्सीजन एटम कवर करती है, तो 0.5 मोल कितना हो जाता 1.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। इधर देखिए ये तो 1.12 है, डेट मीन्स ग्राम एटम्स में कितने हो जाएंगे 0.15। तो आप ये देख सकते हैं हाईएस्ट नंबर ऑफ ग्राम एटम्स कहाँ आ रहे हैं हीलियम के केस में। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कौन सा हुआ ऑप्शन नंबर 2। तो इन बेसिक फॉर्मूला है ग्राम एटम। आप लोग ग्राम एटम को हमेशा क्या समझना, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम ऑफ दैट एलिमेंट। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, इट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट प्रेजेंट इन सर्टेन गिवन मोलर कंपोजिशन इन नेचर। क्या लिख सकते हैं, इट इज arithmetic mean of atomic masses of different isotopes of an element present in certain molar proportion। तो बस हमें क्या करना है, उन डिफरेंट एटॉमिक मासेस का अरिथमेटिक मीन निकालना। इसके दो तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं। फर्स्ट, लेट हमारे पास एक एलिमेंट है, उसके आइसोटोप्स हैं A एंड B, 2 आइसोटोप ले लिए A और B। इनके जो एटॉमिक मासेस हैं वो हो गए m0 A एंड m0 B। लेट नेचर में ये जिस मोलर प्रोपोर्शन में एग्जिस्ट करते हैं वो है x:y। ये इनका मोलर रेशियो है। तो एवरेज एटॉमिक मास क्या आ जाएगा, m0 एवरेज इज इक्वल्स टू m0 A इंटू x प्लस m0 of B into y डिवाइड बाय x प्लस y। इसका एक एग्जाम्पल डिस्कस करें। क्लोरीन एलिमेंट नेचर में 2 आइसोटोप्स में एग्जिस्ट कर सकता है, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। तो इसके 2 आइसोटोप्स हैं, क्लोरीन 35 एंड नेक्स्ट क्लोरीन 37। इनका जो नेचुरल अबंडेंस है वो है 3:1। तो इसका हमें एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। m0 एवरेज विल बी इक्वल टू 35 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 37 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय x प्लस y 4। ये वैल्यू आती है 35.5। इट इज़ द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन।
ओके, अब नेक्स्ट तरीका क्या है, ये तो हमने x/y मोलर रेशियो में दिया, यही टॉपिक में मोलर रेशियो की जगह परसेंटेज मोलर कंपोजिशन भी आ सकती है। तो लेट हमने एक एलिमेंट के 3 आइसोटोप्स मान लिए A, B और C। इनके एटॉमिक मासेस हैं m0a, m0b एंड m0c। इनकी जो परसेंटेज है वो है x, y एंड z। ये क्या है, परसेंटेज मोलर कंपोजिशन, इट इज परसेंटेज मोलर कंपोजिशन। तो यहां पे हमें ये याद रखना पड़ेगा that x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 100% है। इनके अलावा और कोई भी आइसोटोप इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। x प्लस वाई प्लस जेड कितना होगा, 100%। तो यहाँ पे m0 एवरेज कितना हो जाएगा, m0 एवरेज विल बी इक्वल टू m0a इंटू एक्स प्लस m0b इंटू वाई प्लस m0c इंटू जेड होल डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड कितना आएगा, 100। इसका एक एग्जांपल देख, आयरन। लेड आयरन के नेचर में 3 आइसोटोप्स हैं। आयरन 54, उसका परसेंटेज कितना है, 5%। आयरन 57, इसका भी परसेंटेज है 5। और थर्ड है आयरन 56, इसका परसेंटेज है 90%। तो इसका एवरेज एटॉमिक मास कितना आएगा, m0 एवरेज इज इक्वल्स टू 54 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 56 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस 57 मल्टीप्लाई बाय 5 होल डिवाइड बाय 100। तो m0 एवरेज की वैल्यू आती है 56.55। इट इज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ आयरन। ओवरऑल इस अरिथमेटिक मीन की वैल्यू हम मोलर रेशियो में दे सकते हैं और मोलर परसेंटेज में भी आ सकता है। इन किसी भी एक फॉर्मूले को यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, एवरेज एटॉमिक मास। तो इस टॉपिक के हम 2-3 एग्जांपल्स और डिस्कस करेंगे। सो द नेक्स्ट एग्जांपल फॉर एवरेज एटॉमिक मास इज एलिमेंट बोरॉन। ये 2 आइसोटोप में एग्जिस्ट कर सकता है, B10 एंड B11। if m0 average atomic mass of boron is 10.80, find percentage molar composition of B11 isotope। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसे। यहाँ पे परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है। लेट हमने एज्यूम किया कि 100% में से B11 का परसेंटेज कितना है, x। तो B10 का कितना होगा, 100 माइनस x। क्या लिखेंगे, m0 एवरेज इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस x। हमने B10 आइसोटोप का परसेंटेज कंपोजिशन माना, प्लस 11 मल्टीप्लाई बाय x। B11 आइसोटोप का परसेंटेज कंपोजिशन है, डिवाइडेड बाय 100। m0 एवरेज कितना दे रखा है, 10.8। सो 10.8 इज इक्वल्स टू 1000 माइनस 10x प्लस 11x डिवाइडेड बाय 100। इट बिकम 1080 इज इक्वल्स टू 1000 प्लस ऑफ x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 80%। तो क्या बता रहा है यहाँ पर, B11 आइसोटोप का परसेंट कंपोजिशन कितना है, 80%, और B10 का कितना है यहाँ पर, 20%। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास में एलिमेंट है मैग्नीशियम, इसके 3 आइसोटोप्स माने, Mg24 फर्स्ट आइसोटोप। लेट इसकी परसेंटेज कंपोजिशन कितनी है, 80%।
Mg25 इसका कितना है x%, Mg26 इसका है y%. If 80 plus x plus y is equals to 100% and M naught average for magnesium is 24.30. तो अब हमें पता लगाना है कि x और y की वैल्यू क्या होगी. तो देखिए अगर ये 80% है तो x और y का टोटल समेशन कितना आएगा 20%. तो लेट हम इसे मान लेते हैं ये जो वैल्यू है वो कितनी है x, तो ये कितनी हो जाएगी 20 माइनस x. इसे सॉल्व करें. M naught average for magnesium will be equal to 24 multiplied by 80 plus 25 into x. तो ये परसेंटेज कितना आएगा 20 माइनस x. तो इसे लिखेंगे 26 20 माइनस x डिवाइड बाय 100. M नॉट एवरेज कितना है 24.30. 24.30 टू 24 को 80 से मल्टीप्लाई करें, वैल्यू हो जाएगी 1920 प्लस 25 ऑफ x प्लस 26 को 20 से मल्टीप्लाई करें, ये कितना हो जाएगा 520 माइनस 26 ऑफ x डिवाइडेड बाय 100. अब 100 को इस तरफ ले जाएं तो ये बन जाएगा 2430 1920 और 520, इन दोनों को ऐड करें ये हो जाएगा 2440. 25 ऑफ x माइनस 26 ऑफ x, ये वैल्यू बन जाएगी माइनस ऑफ x. तो इससे पता चला कि जो x है वो हो गया 2440 माइनस 2430, ये वैल्यू आती है 10%. तो देखिए अगर हम x प्लस वाई को 20% के बराबर मानते हैं, x की वैल्यू 10% है तो y कितना हुआ, ये भी 10%. ओके, तो ये कुछ बेसिक एग्जांपल्स हो गए एवरेज एटॉमिक मास के. ओके, नाउ वी विल डिस्कस द टॉपिक ऑफ मॉलिक्यूलर मास. Like the atomic mass, the molecular mass also have two, three different formats. First, mass of an molecule. एक सिंगल मॉलिक्यूल का मास कितना होगा. तो हमें पता है मॉलिक्यूल क्या होता है, इट इज़ एन एटॉमिक एसोसिएशन. बहुत सारे एटम्स सिमिलर टाइप के या डिसिमिलर टाइप के कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं. तो मास ऑफ एन मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एटम्स atomic masses or different constituting atoms. Next, ये तो हुआ mass of an atom. Next, relative molecular mass. Relative molecular mass को क्या बोला जाता है, molecular mass. तो what is relative molecular mass? RMM. Relative molecular mass. It is equals to mass of a molecule of any substance divided by AMU, which is the reference mass. Hence, mass of single molecule is equals to relative molecular mass expressed in AMU. एक सिंगल एटम का मास क्या होता है, उसके सिंगल मॉलिक्यूल का मास क्या होता है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय AMU. नाउ ग्राम मॉलिक्यूलर मास. हम लोगों ने ग्राम एटॉमिक मास के केस में क्या पढ़ा था, इट इज द एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स. तो व्हाट इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इट इज द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स. ये कहा जाता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास. अब व्हाट इज ग्राम मोल्स. व्हाट इज ग्राम मोल्स. तो ग्राम मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे, गिवन मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय its gram
मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास को ग्राम मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करते हैं, क्या निकलता है? ग्राम मोल्स। ये वैसे ही है, गिवन मास डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास, उससे क्या निकलते हैं? ग्राम एटम्स। तो इससे निकलेगा यहाँ पे ग्राम मोल्स। अब कुछ बेसिक क्वेश्चन देखते हैं इस ग्राम मोल्स की कैलकुलेशन और मॉलिक्यूलर मास की कैलकुलेशन से एसोसिएटेड। फर्स्ट क्वेश्चन जो जेईई एडवांस के अंदर आया था वो है, वी हैव अ चैम्बर, एक चैम्बर, ये हमारे पास एक वेसल है, इसमें इनिशियली हमने वैक्यूम क्रिएट कर रखा है और इस वेसल का जो मास है वे करने पर आया 50 ग्राम। डेट मीन्स वैकेंट वेसल का वॉल्यूम मास कितना है? 15 ग्राम। अब हमने इसी वेसल को एक लिक्विड से फिल कर दिया। इस वेसल को लिक्विड से फिल करने पर इसका जो मास है उसकी वैल्यू हो गई 148 ग्राम्स। इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 148 ग्राम्स। अब इसकी जो डेंसिटी है, लिक्विड की जो डेंसिटी है वो है 0.98। लिक्विड की डेंसिटी कितनी हो जाएगी? 0.98 ग्राम पर सीसी। ओके, अब फाइनली हमने इस वेसल को यहां से लिक्विड पूरा खाली कर दिया और इस वेसल में एक आइडियल गैस हमने फिल कर दी। जो आइडियल गैस हमने फिल करी उसमें गैस का प्रेशर कितना था? 1 बार। और यहाँ पे जो टेम्परेचर की वैल्यू है वो टेम्परेचर इसका हमने कितना मान लिया? 300 केल्विन। तो हमें बताना है m नॉट ऑफ द आइडियल गैस। उस आइडियल गैस का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। वैकेंट वेसल का मास कितना है? 50 ग्राम। अब वेसल को जब लिक्विड से फिल कर दिया जाता है तो मास कितना हो रहा है? 148 ग्राम। डेट मीन्स मास ऑफ द लिक्विड लिक्विड का मास कितना होगा? 148 माइनस 50, वैल्यू कितनी आएगी? 98 ग्राम्स। तो 98 ग्राम्स लिक्विड हमने इस वेसल के अंदर फिल किया है। अब यहां पर वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, वॉल्यूम कितना हो जाएगा? यहां पर मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी, तो ये हुआ 98 डिवाइडेड बाय 0.98, ये हुआ 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जो वेसल है इसके अंदर हमने कंप्लीटली फिल कर रखा है इसको लिक्विड से। तो अगर लिक्विड का वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब है इस वेसल में, तो डेट मीन्स इस पूरे वेसल का वॉल्यूम कितना है? 100 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये हमें मिला वॉल्यूम ऑफ द वेसल। इसी वेसल के अंदर गैस का प्रेशर हमें पता है, टेम्परेचर पता है। नाउ वी यूज आइडियल गैस इक्वेशन। सो using ideal gas equation. What is ideal gas equation? PV is equals to nRT. Okay, तो अब इसकी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? n will be equal to P into V upon R into T. देखिए इसके प्रेशर की वैल्यू कितनी है? 1 बार। इसका वॉल्यूम कितना है? 100 सेंटीमीटर क्यूब या 0.1 लीटर। R की वैल्यू रखेंगे 0.0821 और T कितना है यहाँ पर? 300 केल्विन। इससे n की वैल्यू आएगी 1 डिवाइडेड बाय 246 मोल्स। तो गैस की जो मोलर क्वांटिटी इस चैम्बर के अंदर है वो कितनी है? 1 डिवाइडेड बाय 246 मोल्स। अब देखिए गैस का इस चैम्बर का जो मास है, गैस को फिल करने के बाद में मास ऑफ वेसल जो था उसकी वैल्यू है 50.5 ग्राम्स। मास ऑफ वेसल यहाँ पे कितना मानेंगे? 50.5 ग्राम। तो इसको यूज करें यहाँ पर, तो n होगा गिवन मास डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास। चूंकि हम मॉलिक्यूलर मास निकालने तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास कितना होगा? 50 ग्राम मास तो इस वेसल का ही है और 0.5 ग्राम मास किसका है? गैस का।
तो यहाँ गैस का मास कितना हुआ 0.5 डिवाइडेड बाय इट इज़ ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो हमें डिटरमाइन करना है m नॉट। तो m नॉट कितना हो गया 0.5 डिवाइडेड बाय n, तो ये हो गया हाफ डिवाइडेड बाय 1/246, तो वैल्यू आई 123 इन टर्म्स ऑफ ग्राम पर मोल। ये हमारे इस आइडियल गैस का ग्राम मॉलिक्यूलर मास है। ये क्वेश्चन जे एडवांस में आया था और आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चंस आर ऑन द कैलकुलेशन ऑफ ग्राम मोल्स। वी हैव 0.8 gram sample of an triatomic gas having atomic mass equal to 16. Find gram moles of the gas. तो इस गैस के ग्राम मोल्स हमें कैलकुलेट करना है। किस तरीके से करेंगे? सॉल्यूशन ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस। तो क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है कि गैस कैसी है ट्राई एटॉमिक और एक एटम का मास कितना है 16। तो ग्राम एटम मॉलिक्यूलर मास कितना होगा उस गैस का 16 मल्टीप्लाई बाय 3 48 ग्राम पर मोल। हमने उसका सैंपल कितना ले रखा है 0.8 ग्राम्स, तो उसके ग्राम मोल्स कितने हो जाएंगे 0.8 डिवाइडेड बाय 48 कितना हो जाएगा 0.8 डिवाइड बाय 48 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/60 मोल्स। ओके, तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट ग्राम मोल्स ऑफ oxygen atoms in 10 gram sample of Mg3PO4 whole twice। तो सैंपल में इसके ग्राम मोल्स हमें कैलकुलेट करने हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस स्पीसीज का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा। तो इस स्पीसीज का जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है उसकी वैल्यू है 262 ग्राम पर मोल। इट इज 262 ग्राम पर मोल। अब इसके निकालते हैं नंबर ऑफ ग्राम मोल्स। तो ये जो मैग्नीशियम फॉस्फेट है इसके नंबर ऑफ ग्राम मोल्स कितने आएंगे, गिवन मास है 10 ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास, वो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 262। बट ये तो हमने मैग्नीशियम फॉस्फेट के ग्राम मोल्स निकाले, इसमें ऑक्सीजन के ग्राम मोल्स कितने होंगे। तो देखिए इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम एक मॉलिक्यूल में कितने आ रहे हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8। वन मॉलिक्यूल ऑफ द स्पीसीज कंटेन 8 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, देयरफॉर मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स N of O2 will be equal to 8 10 divided by 262. The approximate value is 0.3 moles. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हमने पढ़ा मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मोल्स का क्या मतलब होता है। अब हम पढ़ते हैं डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस। डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस। तो देखिए हमारे पास एक आइडियल गैस इक्वेशन थी PV is equals to nRT। We have equation PV is equals to nRT। अब हमें ये पता है कि ये जो n है इसे कहते हैं ग्राम मोल्स, और ग्राम मोल्स में क्या लिख सकते हैं गिवन मास डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो इसको लिख सकते हैं PV is equals to गिवन मास m अपॉन m नॉट इंटू RT। अब देखिए अगर ये कोई आइडियल गैस है, ठीक है, मोनोएटॉमिक गैस है तो m नॉट क्या हो जाएगा एटॉमिक मास। अगर ये डाई एटॉमिक ट्राई एटॉमिक कोई भी गैस है तो m नॉट क्या बन जाएगा मॉलिक्यूलर मास। अब
एम नॉट को इस तरफ ले जाएं और वॉल्यूम को नीचे लाएं मास के नीचे, तो बन जाएगा P इज इक्वल्स टू एम नॉट स्मॉल m कैपिटल V इंटू आर टी। मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी, स्मॉल d। तो बन गया डेंसिटी ऑफ द गैस स्मॉल d इज इक्वल्स टू P एम नॉट अपॉन आर टी। ये बना डेंसिटी ऑफ द आइडियल गैस इक्वल्स टू P एम नॉट अपॉन आर टी, वेयर P प्रेशर ऑफ द गैस, एम नॉट मॉलिकुलर मास और एटॉमिक ग्राम एटॉमिक मास ऑफ द गैस, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इस पे क्वेश्चन डिस्कस करें। फॉर एनी आइडियल गैस डेंसिटी D मल्टीप्लाई बाय प्रेशर P, एक हमने एक नया मैथमेटिकल फंक्शन बना लिया, डेंसिटी D मल्टीप्लाई बाय प्रेशर P, एक नई क्वांटिटी बन गई। इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें प्रेशर के टर्म में, तो इट विल बी इक्वल टू P5 एट STP। फाइंड एम नॉट ऑफ द गैस, उस गैस का हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो देखिए इसे सॉल्व कैसे करेंगे। वी नो डेंसिटी ऑफ द गैस इज इक्वल्स टू P एम नॉट अपॉन आर टी। डेंसिटी को प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दिया तो इक्वेशन बन जाएगी P स्क्वायर एम नॉट अपॉन आर टी। अब इस वाली टर्म को, dP की टर्म को प्रेशर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ P एम नॉट अपॉन आर टी, ये टर्म बन जाएगी। क्वेश्चन में दे रखा है इस टर्म की वैल्यू है 5 एट STP। STP पर P अपॉन आर टी की वैल्यू कितनी होती है? 22.4। तो हमारे लिए क्या बना यहाँ पर, डेट 5 इज इक्वल्स टू एम नॉट मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 22.4 और एम नॉट इज इक्वल्स टू 11.2 मल्टीप्लाई बाय 5 और एम नॉट की वैल्यू कितनी आई? 56 ग्राम पर मोल। ये हमारे लिए उस आइडियल गैस का मॉलिक्यूलर मास निकला। ओके स्टूडेंट्स।